नमस्कार, सुबह की बड़ी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और अगली जो खबर जिससे हम शुरुआत कर रहे हैं बुलेटिन की, वो आप सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। खेल क्या खूनी हो सकता है, किसी को खूनी बना सकता है। इंदौर के लसूड़िया थाना इलाके में सोमवार दोपहर घर से 100 मीटर की दूरी पर 10 साल की मासूम बच्ची की हत्या हुई थी। यह खबर कल सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने आपको दिखाई। पत्थर से कुचलकर यह हत्या हुई थी और इसका जो खुलासा है, यकीन जानिए उस हत्या से ज्यादा आपको हैरान करेगा। पुलिस का यह दावा है कि फ्री फायर गेम में लगातार हारने के चलते उसके पड़ोस में रहने वाले जिस बच्ची की हत्या हुई वो 10 साल की और जिसने हत्या की उसकी उम्र 11 साल की। 11 साल के लड़के ने अपनी गेम पार्टनर यानी उस बच्ची की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। हत्या क्यों कर दी? क्योंकि लगातार वो बच्ची के साथ ऑनलाइन गेम खेलता था, फ्री फायर गेम खेलता था और वो बच्ची हमेशा उसे हरा दिया करती थी। इसी वजह से वो उससे बदला लेना चाहता था। खेल खूनी हो सकता है, उसकी बानगी। पुलिस ने इस नाबालिग से पूछताछ शुरू की है। बाकी बिंदुओं पर भी पड़ताल की जा रही है। बच्ची हरा देती थी और यह बात धीरे धीरे उसके मन में एक प्रतिशोध की भावना लेने लगी। उसने उसे खेल के रूप में न लेकर उसे ज्यादा गंभीरता से लेना शुरू किया। इसी बीच में एक घर में किसी चूहे, सफेद चूहे, कोई पालतू चूहे को लेकर के विवाद हुआ, जिसमें बच्चे का आरोप था कि संभवतः उसको बच्ची ने मार दिया, ऐसा उसका आरोप था। इस बात को लेकर के वह बच्ची को लेकर के इस बात में बात करने के लिए लगभग घर से 100 मीटर की दूरी पर ले गया। वहां ले आकर के उसने एक बड़ा सा पत्थर उसके सिर पर दे मारा, जहां बच्ची गिर गई और उसके बाद उसने कुछ और पत्थर एक दो उसके सिर पे दे मारे। अंततः सिर में लगी चोट के कारण, अत्यधिक रक्तस्राव होने के कारण बाद में बच्ची की मृत्यु हो गई। सहयोगी विकास इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, पूरे देश के लिए चिंता की बात है या शायद पूरी दुनिया के समाज के लिए चिंता की बात है। 10 साल की मृतका और 11 साल के बच्चे ने उसका मर्डर किया। कानूनन उसे आरोपी भी हम नहीं कह सकते और यह सब एक खेल की वजह से। इसमें एक गिनी पिग जो चूहा पाला जाता है उसका भी जिक्र आ रहा है, वो भी बताएं विकास। बिल्कुल, जिस प्रकार से जानकारी जो मिली है उसके मुताबिक अगर बात की जाए तो ये खेल में हार जीत का जो मसला था वो जिंदगी की हार जीत में तब्दील हो गया। अब मसलन अगर बात की जाए जिस प्रकार से हार जीत की, जब जिस उम्र में उन्हें बहुत ज़्यादा जानकारी भी नहीं होती है, उस उम्र में एक जो बच्ची है उसने अपनी ज़िंदगी ही हार दी और उसे हराने वाला कोई और नहीं, उसका वही गेम पार्टनर था जो अक्सर उसके साथ ऑनलाइन गेम में गेम पार्टनर बनता था और इसी बात से नाराज़ था कि वो अक्सर हार जाता है और उसे हराने वाली जो थी वो उसकी गेम पार्टनर थी, जिससे उसने मौत के घाट उतार दिया। हालांकि जैसे ही इस पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा किया, इस हत्याकांड का खुलासा किया, समाज के एक अभिभावकों के चेहरे से भी पर्दा हटा दिया कि आखिर कैसे अभिभावक जो है उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती है कि उनका बच्चा ऑनलाइन गेम के माध्यम से क्या कर रहा है। या फिर अगर इस प्रकार से बात की जाए, चूंकि लॉकडाउन का अगर जो वक्त है, इस दौरान ऑनलाइन स्टडी पे ज़्यादा खास ध्यान दिया जा रहा है, तो ऑनलाइन स्टडी की आड़ में बच्चा कैसे गेमिंग जोन में शिफ्ट हो जाता है और कैसे ऐसे हिंसक गेम जोन में शिफ्ट हो जाता है जहां मरने मारने पर उतारू हो जाता है। हालांकि अब चूंकि पूरा मामला जो है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत उसी के अंतर्गत होने वाला है और उसमें बहुत सारी ऐसी बंदिशें होंगी जिसमें कहीं ना कहीं पुलिस को भी पालन करना होगा और हमें और आपको भी पालन करना होगा। तो कैसे ये इस बच्चे के साथ साथ में तमाम जो समाज के जो और अन्य बच्चे हैं, उनके अभिभावक हैं, उनकी मानसिकता पर ये कहीं ना कहीं ये प्रकाश डाला जाए कि आखिर ये जो गेम है ये कहीं ना कहीं मोबाइल तक ही सीमित है। ऐसे आम जनजीवन पर, आम जीवन पर इसका दुष्प्रभाव कतई ना पड़ने दिया जाए। ये एक बानगी देखने को मिली है, संभवतः ये पहला मामला होगा। इससे पूर्व में भी कई ऐसे गेम आए जिसकी वजह से बच्चों ने कई बार अपनी जान देने का प्रयास किया या कुछ बच्चों ने अपनी जान भी दे दी। लेकिन
हाल में जो मामला निकल कर आया उसमें ये सामने आया कि बच्चा जो है वो कैसे, उसकी जो सहनशीलता थी वो कितनी कमजोर हो चुकी थी। ये साफ जाहिर करता है कि उसके पास परिवार के जो सदस्य थे वो बातचीत करने के लिए बहुत ज़्यादा उपलब्ध नहीं थे। परिवार का जो समय था उसके पास वो बहुत ज़्यादा नहीं था। घटना को अंजाम देने के बाद वो सीधा घर पहुंचता है और बाथरूम में अपने आप को बंद कर लेता है और 40 मिनट की जद्दोजहद के बाद उसे बाहर निकाला जाता है। चॉकलेट का लालच देकर बाहर निकालते हैं, तब जाकर इस पूरे मामले का खुलासा होता है। ललित, बहुत परेशान करने वाली खबर, बहुत ज्यादा परेशान करने वाली खबर हर माँ बाप के लिए, हर अभिभावक के लिए, हर गार्जियन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर भी परेशान करने वाली, कानून व्यवस्था, ध्वस्त होती कानून व्यवस्था। रतलाम में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या के 3 आरोपी में से 2 पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाते हैं। जिला अस्पताल से तीनों आरोपियों का मेडिकल कराने के बाद जब इन्हें थाने लाया गया, इसी दौरान 2 आरोपी रवि और दीपक पुलिस की हिरासत से भाग निकले। 2 आरोपियों के फरार होने की घटना से पूरे थाने में हड़कंप मच गया। आनी भी चाहिए, शर्म आनी भी चाहिए थानों को। दोनों आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। खास बात यह है कि रतलाम एसपी ने घटना के कुछ ही घंटे बाद इन तीनों को पकड़कर मामले की गुत्थी सुलझाने का दावा किया, लेकिन थाने में पुलिसकर्मियों की लापरवाही के चलते 2 आरोपी फरार हो गए। सहयोगी सुधीर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा आपको रतलाम लिए चलेंगे। सुधीर, सिर्फ लापरवाही इसे नहीं कहना चाहिए, यह बेहयाई है, घनघोर लापरवाही है। सुधीर, कोई अपडेट? देखिए, पुलिस करीब 70 से 80 पुलिसकर्मी देर रात करीब 8 बजे के बाद से ही लगातार जो है जंगलों की जो है खाक छान रहे हैं। बड़ा कहां हुई, आखिर चूक कहां पे हुई है, ये देखने वाली बात होगी। रतलाम एसपी ने तत्काल जो है जो दोनों आरोपी है रवि और दीपक, इनके ऊपर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया है। पुलिस अब भी लगातार सर्चिंग कर रही है और साथ ही उन ठिकानों पे भी लगातार दबिश दे रही है जहां पर ये दोनों आरोपी जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बड़ी लापरवाही है। एसपी से अभी हमारी चर्चा हुई थी, उन्होंने साफ तौर पे इस मामले में भी जांच और जो कार्रवाई उससे अभी बात इनकार किया है। एसपी का कहना है कि उन्होंने थाने के और संबंधित अधिकारियों को अभी समय दिया है कि वे जल्द से जल्द जो है एक बात समझ नहीं आती, उसके बाद सुधीर, एक बात समझ नहीं आती कि इतना गंभीर अपराध का आरोप इन पर है, हथकड़ी इन्हें लगी हुई थी। थाने से जब मेडिकल के बाद जब इन्हें थाने लाया जा रहा था, वो चूक का सुराग क्यों नहीं मिलता जहां से ये फरार हो जाए? देखिए, बड़ी लापरवाही ये सब जांच के विषय है, क्योंकि ऐसा मामला है कि पुलिस की किरकिरी होती तो पुलिस भी कुछ भी कहने से बचती है। क्योंकि जब एक घटना करीब रात 8 से 9 बजे के बीच की हुई, उसके बाद करीब 2 से 3 घंटे तक तो किसी को भी इस पूरे मामले की भनक ही नहीं लगी। उसके बाद पुलिस ने जो है उसके बाद जब प्रेस नोट जारी किया और कुछ जो सूत्र थे उनके हवाले जब खबर निकल के सामने आई कि ऐसा कुछ हुआ है, तो पुलिस भी लगातार इस पूरे जो घटनाक्रम है उसको दबाने की कोशिश करती, छुपाने की कोशिश करती है। और जहां तक आपने जो बात कही कि आखिर सुराग क्यों नहीं लगता, कैसे लापरवाही हो जाती है, तो बड़ी बात यह है कि जब ये जो आरोपी है तीनों, इनको जीप से निकालकर थाने में ले जाया जा रहा था। बताया जाता है कि उस समय शिफ्टिंग का समय था, कुछ पुलिसकर्मी आ रहे थे, जा रहे थे, उनकी शिफ्ट जो है चेंज हो रही थी और उसी समय मौका देख के जो है ये जो दोनों आरोपी भाग निकले वहां से। उसके बाद जो है अंधेरे का फायदा इन्होंने उठाया। आसपास जो है काफी जंगल का एरिया लगता है, तो इस आसपास के जो जंगल है वहां पे ये जो है आरोपी बताया जाता है कि भागे है, जो पुलिस के लिए काफी जो है इन्हें ढूंढना एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। ग्रामीणों की भी मदद पुलिस ने यहाँ पे ली है, लेकिन अब तक के जो कोशिश है वो नाकाम नजर आ रही है। जी 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 जी, पुलिस को भागने की प्रैक्टिस भी करनी होगी, कम से कम चोर से तेज भागने की प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुधीर इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर रायपुर से, बीएड डीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का प्रदर्शन आज भी जारी है। आज से ये अनशन पर बैठेंगे। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर ये अभ्यर्थी रहेंगे। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी कराने की मांग, 9 माह से बाधित है ये नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया। 14,000 से ज्यादा जो ये अभ्यर्थी हैं ये सड़कों पर हैं और कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल इनसे मिलने भी गया, बावजूद इसके इनके प्रदर्शन में कोई फर्क नहीं आया। बेमियादी भूख हड़ताल की चेतावनी इन्होंने दी है। सहयोगी देवव्रत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा देवव्रत के पास आपको लिए चलेंगे। देवव्रत, क्या कुछ अपडेट?
जी बिल्कुल, कल मान मनगढ़ंत की कोशिश हुई थी। संसदीय सचिव गए थे, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सत्यनारायण शर्मा गए थे, विकास उपाध्याय वहां पर पहुंचे थे, और इसके अलावा कुलदीप जुनेजा ने भी कोशिश की मध्यस्थता की कि इन्हें मनाया जाए, लेकिन जो बीएड डीएड के अभ्यर्थी हैं वो लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आज अनशन पर ये जा रहे हैं और अनिश्चितकालीन ये अनशन होगा, क्योंकि नियुक्ति की प्रक्रिया कई समय से बाधित है और इसे लेकर के वो कई दफे मंत्रियों से मिल चुके हैं, सीएम तक के लेटर जा चुका है और तमाम जितनी भी कोशिशें थी वो की जा चुकी हैं और उसके बाद फिर अनशन का रास्ता अख्तियार किया गया। कल ही हमने देखा कि काफी बवाल मचा, सीएम हाउस का घेराव करने की कोशिश ये अभ्यर्थी कर रहे थे और आज से ये अनशन पर बैठेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। रही प्रशासनिक पहल की बात, तो जिस तरह से भर्ती प्रक्रिया में देरी चल रही है उसे लेकर के मुख्यमंत्री ने भी नाराजगी जाहिर की है। अधिकारियों को से उन्होंने फाइल मंगाई है और खुद एक सप्ताह के भीतर जो अधिकारी हैं उन्हें फाइल प्रस्तुत करने के लिए कहा है। तो ये माना जा सकता है कि सरकार भी जिस तरह से ये आंदोलन कर रहे हैं उसके बाद इन तमाम मुद्दों को लेकर के गंभीरता से ले रही है और यही वजह रही कि पहले दिन जब सीएम हाउस का घेराव हुआ तब सत्ता पक्ष से कई लोग मान मनोबल और बीच बचाव के लिए गए हुए थे, बातचीत के लिए गए हुए थे, लेकिन बातचीत बेनतीजा निकली। फिलहाल आज से तकरीबन 11 बजे से धरना स्थल पर इनका प्रदर्शन शुरू होगा और आज से ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवव्रत इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी देवव्रत हमारे साथ जुड़े हुए थे और आज से भूख हड़ताल की, जैसे कि देवव्रत ने जानकारी दी, आज से भूख हड़ताल शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद खबर ग्वालियर से। ग्वालियर के मुरार इलाके में बदमाशों का उत्पात सामने आया है। बाइक सवार 4 बदमाशों ने 11 गाड़ियों के कांच फोड़ दिए। सीपी कॉलोनी हक्सर कॉलोनी की यह घटना है। सीसीटीवी में बदमाशों की करतूत कैद हुई है। मुरार पुलिस ने मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। बाइक सवार 4 बदमाशों ने 11 गाड़ियों के कांच फोड़ दिए। सीपी कॉलोनी हक्सर कॉलोनी की पूरी घटना है। खबर टीकमगढ़ से, जहां राशन की दुकानों पर घुन लगा चावल पहुंचा है और ये घटिया क्वालिटी का निकला। गरीबों को ये बांटा जाना है चावल। जतारा, बलदेवगढ़, मोहनगढ़ के गांव ये चावल पहुंचा है। घटिया चावल मिलने का सिलसिला ये लगातार जारी है। जून और जुलाई में भी यहां पर चावल भेजा गया था। खबर इंदौर से, खंडवा डिवीजन की गुड़ी रेंज में वन विभाग की टीम पर हमला हुआ है। अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग के कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा। इस हमले में डिप्टी रेंजर और वन रक्षक घायल हो गए हैं। वन विभाग के कर्मचारियों ने डीजीपी से इस बात की शिकायत की है। हमले के विरोध में लाल पट्टी बांधकर ये लोग काम करेंगे। और इधर बालाघाट में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। घटनास्थल से एक अज्ञात व्यक्ति का शव भी बरामद हुआ है। इसके अलावा एक भरमार बंदूक बरामद हुई है। नक्सलियों का दैनिक उपयोग का सामान भी बरामद हुआ है। मुठभेड़ के बाद इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। अंतर्गत नेशनल फॉरेस्ट एरिया में जो अपना बसपहरा जंगल है वहाँ पर विस्तार प्लाटून और अपने हॉक फोर्स के बीच में एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ है और लगभग हम लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि वहाँ पर 12 से 15 नक्सली आने वाले हैं, जिस कारण से सर्चिंग अभियान चालू किया गया था वहाँ पर। और वहाँ पर हमारे हॉक फोर्स को जब वो सर्चिंग अभियान कर रहे थे उस दौरान एक पहाड़ी पर चढ़ते समय ऊपर से फायर आया। करीब 40 से 50 राउंड नक्सलियों की तरफ से फायर हुए हैं। हॉक फोर्स ने भी अपने सुरक्षार्थ 18 से 20 राउंड फायर किए हैं। खबर भोपाल से, जहां हमीदिया के 9 डॉक्टर्स को बेड नहीं मिला। कोरोना का इलाज कराने के लिए
ये डॉक्टर्स भटकते रहे, लेकिन इन्हें बेड नहीं मिला। कोरोना संक्रमित डॉक्टर्स का यह आरोप है कि हमीदिया प्रबंधन ने अपने परिजनों के लिए कमरों में ताले लगा दिए। संक्रमित सभी डॉक्टर बेड के लिए 10 घंटे तक इंतजार करते रहे। रात तक बेड मिलने का इंतजार करते रहे। हंगामे के बाद डॉक्टर्स को देर रात भर्ती किया गया। और इसी के साथ कोरोना अपडेट, एमपी का कोरोना अपडेट भी आपको दे दें। 75,000 के पार कोरोना संक्रमण का आंकड़ा पहुंच चुका है। 24 घंटे की अगर बात कर ली जाए, 1,885 नए मरीज सामने आए हैं। 24 घंटे में 17 मरीजों की जान भी चली गई और अब तक 1,589 लोगों की मौत हो चुकी है। 56,909 मरीज कोरोना को मात देकर डिस्चार्ज भी हो चुके हैं। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 16,961। तो 24 घंटे में 1,885 नए मरीज मिले हैं। अच्छी बात यह कि 56,909 जिन्होंने कोरोना से जंग जीत भी ली है। फिलहाल मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 16,961। मरीजों का आंकड़ा, संक्रमण का आंकड़ा मध्य प्रदेश में 75,000 के पार पहुंच चुका है। अकेले 24 घंटे में ही 1,885 नए मरीज मिले, जबकि 17 मरीजों की जान चली गई। संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक 1,589 मरीजों की मौत हो चुकी है। अगर इंदौर की बात की जाए, इंदौर में कोरोना मरीजों की संख्या 15,000 के पार चली गई है। 295 नए पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अब तक का सबसे बड़ा कोरोना विस्फोट यह है, इंदौर में 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हुई है। संक्रमण की शुरुआत से लेकर अब तक 427 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल शहर में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4,239। तो 295 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं और इंदौर में आंकड़ा 15,000 के पार जा चुका है। यह सबसे बड़ा विस्फोट है अब तक का। अकेले 24 घंटे में 6 मरीजों की मौत हो चुकी है। एक और अहम खबर, हाईकोर्ट ने कोरोना मरीजों के इलाज के खर्च को लेकर एक अहम आदेश सुनाया है। कोर्ट ने कोरोना मरीजों के इलाज के नाम पर जो मनमानी वसूली हो रही थी, इस पर संज्ञान लेते हुए आदेश जारी किया कि कोई भी निजी अस्पताल कोरोना काल के पहले इलाज की निर्धारित दरों से 40% से ज्यादा वसूली नहीं कर सकेगा, ज्यादा चार्ज नहीं ले सकेगा। हाईकोर्ट ने सरकार को इसके लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी निजी अस्पतालों को कोरोना के इलाज की रेट लिस्ट सार्वजनिक करनी होगी। सरकार को इसका प्रचार करना होगा। कोई निजी अस्पताल कोरोना मरीजों के इलाज के लिए तय दर से ज्यादा पैसे नहीं वसूलेगा और अगर ऐसा करेगा तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और अब बात छत्तीसगढ़ की, जहां लगातार कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ में फिर से 2017 नए मरीज मिले हैं। रायपुर में सबसे ज्यादा 654 नए मरीज मिले हैं। कोरोना के चलते 15 लोगों की मौत भी हुई है। रिकॉर्ड 979 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। फिलहाल सूबे में एक्टिव मरीजों की संख्या, छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 24,708। और लगातार आम और खास इसकी जद में आते जा रहे हैं मोहन मरकाम, वो भी कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम कोरोना पॉजिटिव आए और इलाज के लिए उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने अपने संपर्क में आए सभी व्यक्तियों से यह आग्रह किया है कि वो अपने आप को क्वारंटीन करें और कोरोना की जांच जरूर करवाएं। आज दोपहर 12 बजे होनी है शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक। कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग के गठन पर भी चर्चा होगी। सरकार की संपत्ति के रखरखाव के लिए विभाग के गठन पर चर्चा। इसके अलावा दीनदयाल रसोई योजना के विस्तार को लेकर भी चर्चा हो सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग में अतिरिक्त पदों के गठन के प्रस्ताव पर भी चर्चा हो सकती है। अफोर्डेबल हाउसिंग में
किराए पर मकान लेने की स्कीम, इसे भी मंजूरी मिल सकती है। पीसीसी चीफ कमलनाथ आज दिल्ली जाने वाले हैं। 2 दिन का उनका ये दिल्ली का दौरा है। 2 दिन वो दिल्ली में ही रहेंगे। कमलनाथ सोनिया गांधी समेत पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। 27 सीटों पर उपचुनाव है और उसी उपचुनाव को लेकर चर्चा होनी है। उपचुनाव से पहले दिल्ली में चुनावी मंथन भी होगा। तो आज पीसीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली के दौरे पर जाने वाले हैं। 2 दिनों तक वो दिल्ली में रहेंगे। सोनिया गांधी समेत पार्टी नेताओं से उनके मुलाकात का कार्यक्रम है। 27 सीटों पर उपचुनाव है, इसे लेकर चर्चा होगी। हालांकि दिल्ली जाने से पहले एक बड़ा घटनाक्रम ये भी रहेगा कि जो सतीश सिकरवार है, बीजेपी के नेता पार्षद हैं सिकरवार, उन्हें वो कांग्रेस की सदस्यता दिलवाएंगे। सत्ताईस सीटों पर उपचुनाव के मद्देनजर आला नेताओं से, दिल्ली में बैठे नेताओं से उनकी चर्चा होनी है। बेहद महत्वपूर्ण ये 27 सीटें हैं, खुद कांग्रेस के लिए और बीजेपी के लिए तो खैर महत्वपूर्ण हैं ही। तो आज पीसीसी चीफ कमलनाथ दिल्ली के दौरे पर रवाना होंगे। 2 दिनों तक वो दिल्ली में ही रहेंगे। और जैसा कि हमने आपको जानकारी दी, बीजेपी के नेता सतीश सिकरवार आज कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। आज पीसीसी में एक सदस्यता का कार्यक्रम होगा। सतीश सिकरवार 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार थे और सिंधिया समर्थक मुन्नालाल गोयल से सिकरवार हार गए थे। अब पीसीसी चीफ की मौजूदगी में वो कांग्रेस की सदस्यता लेने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में एथेनॉल के निर्माण को लेकर 508 करोड़ के 4 प्रस्तावों पर एमओयू किया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार एथेनॉल प्लांट लगने जा रहा है। चारों यूनिट से सालाना 1,17,500 किलो लीटर एथेनॉल का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। एमओयू होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की नई पहचान बनेगी। और गोधन न्याय योजना के तहत सरकार ने गोबर विक्रेताओं के लिए तीसरी किश्त की भुगतान की राशि जारी कर दी है। 6 करोड़ 27 लाख रुपए की राशि सरकार की तरफ से जारी की गई है। इसके साथ ही सरकार ने गौठानों में वर्मी कंपोस्ट उत्पादन के लिए तेजी से टंकी के निर्माण का निर्देश दिया है। राशि जारी करने के बाद सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पशुपालकों, गरीबों और जरूरतमंदों के हाथों में पैसा पहुंचाने का काम राजीव गांधी का सपना है जो अब पूरा हो रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।